यूजीसी एक्ट के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि यूजीसी का जो एक्ट है इसको 1956 का एक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये 1956 में आपका इफेक्टिव हुआ था। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपको अभी बताया हमने आता है कि ये इफेक्टिव फ्रॉम कब से होता है, तो कब से माना जाता है इफेक्टिव। अगर आप बात करेंगे यूजीसी रूल की, यूजीसी एक्ट की बात करेंगे, तो ये इफेक्टिव हुआ था आपका 1956 के अंदर। लेकिन डेट क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि डेट क्या है। तो इसकी डेट है आपकी 5 नवंबर 1956। ठीक है, इससे इसको हम लोग इफेक्टिव मानते हैं, ऐसा ही गजेटेड नोटिफिकेशन में मेंशन है। इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है। टोटल अगर चैप्टर्स की बात करेंगे तो इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो काम करते हैं। पहले वाले चैप्टर में प्रिलिमिनरी हम पढ़ते हैं, दूसरे वाले में यूजीसी कैसे बना उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तीसरे में उसके पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और लास्ट हमेशा आपको पता है मिसलेनियस का ही होता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इसको क्यों बनाया गया, वाई यू जी सी। ये सवाल सबसे बड़ा है कि इसको क्यों बनाया गया। तो आपको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, तो स्टैंडर्ड इन यूनिवर्सिटीज जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेशन के लिए और उनको बनाने के लिए ही इनको स्टेब्लिश किया गया है। तो कुल मिला के स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सिटीज हम यहां पे शॉर्ट में कंक्लूड करेंगे, स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या मिनिमम कंडीशंस हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, चाहे टीचर्स की हो, चाहे लेक्चरर्स की हो, चाहे प्रोफेसर्स की हो, या प्लेग्राउंड की बात की गई हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की गई हो, या जो नाक की ग्रेडिंग होती है A+, A++, जो भी होता है स्टैंडर्ड, ये मेंटेन करता है यूजीसी, इसीलिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो यूजीसी के अंदर, एक्ट के अंदर आपसे अगर पूछेगा कोई कमीशन क्या होता है, तो कमीशन का क्या मतलब है, यूपीएससी थोड़ी है? इसका मतलब है यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश जो किया गया है, इस्टेब्लिश इसको सेक्शन 4 के अंडर किया गया है। ठीक है, इस्टेब्लिश किसके किया गया है, सेक्शन 4 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। क्लियर हो गया इतना आपको। और पढ़ने वाली चीज इसके अंदर क्या आती है, पढ़ने वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट एक तो यूजीसी का हो गया, एक इसकी कमीशन की कंपोजिशन आती है। तो कमीशन के अंदर है क्या क्या, तो कमीशन के अंदर आप देखोगे एक चेयरमैन होते हैं, एक ही इनके वाइस चेयरमैन होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं, और 10 अगर बात करेंगे तो हम अदर मेंबर्स इनके अंदर आते हैं। 10 क्या होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और कमीशन के जो यहां पे हम नोट कर लेते हैं, कमीशन के चाहे चेयरमैन हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो, चाहे अदर मेंबर्स हो, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो ये हम ऐसे सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल के अंदर लिखेंगे हम अपॉइंटेड बाय। अब जो ओल्ड मेंबर्स हैं, हमारे पुराने बच्चे हैं, उनको पता है सीजी का मतलब हमारा क्या होता है। सीजी का मतलब कोई भी हम रूल पढ़े, एक्ट पढ़े, ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, क्योंकि सीसीएस रूल्स देखो, यूजीसी रूल्स देखो, कोई भी देखो, बनाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसलिए अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स आप देखेंगे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक है, एक इनसे जुड़ा सवाल पेपर के अंदर क्या हो सकता है, टेन्योर का हो सकता है, इनके टेन्योर का होता है। अब ये है चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन का टेन्योर कितना होगा, 5 साल होता है, 5 ईयर्स। ऐसे ही वाइस चेयरमैन, वीसी, ये चांसलर नहीं है बच्चों, बिल्कुल मत समझना इसको चांसलर, हम लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, वाइस चेयरमैन होता है। वाइस चेयरमैन का टेन्योर आप देखोगे 3 साल का होता है, 3 ईयर्स। और इसके बाद मेंबर्स होते हैं जो इसके जो 10 और मेंबर्स हैं, उनका टेन्योर भी 3 ईयर्स होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। रिटायरमेंट की एज की बात करेंगे, रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट में हम चेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे, तो चेयरमैन की रिटायरमेंट 5 ईयर्स या
65 ईयर्स। या तो उनकी एज 65 साल हो जाए या टेन्योर उनका पूरा हो जाए तो उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। ऐसे ही वाइस चेयरमैन का है, लेकिन इनका टेन्योर है जो 3 साल का है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर्स और 65 ईयर्स। इसमें से जो पहले होगा, ये याद रखना है आपने, इसमें से जो पहले होगा। और अदर मेंबर्स का क्या होता है? अदर मेंबर्स का टेन्योर है 3 ईयर्स, रिटायरमेंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम एज की अगर आपसे पूछा जाए तो इसके अंदर कोई मेंशन नहीं है कि मैक्सिमम एज क्या रहने वाली है। ठीक है बच्चों, चलो अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो जैसे चेयरमैन है, एक बार कोई चेयरमैन बना, 2 बार चेयरमैन बना, 2 बार के बाद नहीं बन सकता चेयरमैन, ये कंडीशन है। ऐसे ही कोई वाइस चेयरमैन बना, फिर वाइस चेयरमैन बन जाता है, तो 2 टाइम से ज्यादा वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उनको रीअपॉइंट नहीं करते दोबारा से। ठीक है, चेयरमैन अगर रिजाइन कर देता है तो वाइस चेयरमैन उनकी ड्यूटी संभालेंगे, और वाइस चेयरमैन अगर रिजाइन कर देते हैं या लीव पर होते हैं तो कोई भी मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है फिर वो संभालेगा चेयरमैन का पद। और कितने दिनों तक संभालेगा? 6 महीने तक संभालेगा। आपने कोई भी रूल पढ़ा है, चाहे एनआईटी का कोई रूल पढ़ा हो, जब तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तो 6 महीने तक मैक्सिमम कोई भी संभाल सकता है। ऐसा ही प्रोविजन हमारे पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलता है, 6 6 महीने का। ठीक है, चल, तो ये बेसिक है यूजीसी का जो आपने पढ़ना है। चलो, इसके बाद बच्चों बात करने वाले हैं हम, चैप्टर्स आपको बता दिए, टोटल 4 चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद बात करेंगे हम कमीशन के स्टाफ की। कमीशन स्टाफ, तो कमीशन के स्टाफ का क्या प्रोविजन है? कमीशन के स्टाफ का जो प्रोविजन है वो सेक्रेटरी लेवल होते हैं। ठीक है, और इनका क्या होता है? सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, सबऑर्डिनेट स्टाफ। ठीक है, और पावर्स की ऑर्डर भी ऐसी ही होगी, पहले सेक्रेटरी को होगी, फिर वो पावर्स कटती चले जाएगी। तो जो भी है वो सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे सेक्रेटरी की देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, अब फंड एलोकेशन की अगर बात की जाए तो आपको पता है यूजीसी का काम फंड एलोकेट करना है, डिस्बर्स करना होता है, स्टैंडर्ड्स बनाना होता है यूनिवर्सिटीज के, एडवाइस करना होता है यूनिवर्सिटीज को, एक्सप्लेन करना होता है एक्टिविटीज, कोई ऐसी चीज है उनकी एफिलिएशन के लिए होता है, रिकमेंड करता है किसी यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो ये कुछ जुड़े हुए सवाल हैं। यूनिवर्सिटी, अब इतनी देर से हम आपको यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी पढ़ाए जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या है? सेक्शन 22 ऑफ 1 ऑफ यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट में जब सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो हम यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको यह समझना जरूरी था। ठीक है, चल, तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमने आपको यूजीसी के बारे में बता दी। अब यूजीसी का एक्ट आपको पता है बहुत ज्यादा बड़ा एक्ट तो है नहीं, नहीं है ना, बिल्कुल भी इतना ज्यादा है भी नहीं। इसके अंदर कुछ अगर हम पढ़ते हैं तो ज्यादा नहीं है। अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं, तो रूल्स हैं जो इसके अंदर सेक्शंस में बताए गए हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे पेपर से पहले हम आपको बताते ही हैं, तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ यूजीसी एक्ट। बाकी बच्चों बचे हुए जो सवाल हमारे रहेंगे वो मॉक के अंदर हम कोशिश करेंगे आपको मॉक में पूछने के लिए। ठीक है, वो आपको मॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। कमीशन कौन सा? यूजीसी कमीशन। तो इसका सेक्शन आपने याद रखना है, ये है सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिशन की बात होगी, पहले बनेगा फिर कंपोज होएगा, तो वो सेक्शन 5 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, किसके अंदर आ जाएगा? सेक्शन 5 के। तो ये है हमारा कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कमीशन।
कमीशन की बात करेंगे तो सेक्शन 7 के अंदर हम मीटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। मीटिंग्स, किसकी मीटिंग? कमेटी की, यानी कि जो कमीशन की मीटिंग्स है, सेक्शन 7 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सेक्शन 7 के अंदर आता है। चलो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे रूल के बारे में, सबसे पहले फंक्शन ऑफ द कमीशन। फंक्शन ऑफ द कमीशन, तो ये आपसे चैप्टर पूछा जा सकता है, किस चैप्टर के अंदर आता है? तो चैप्टर 3 में है इसके फंक्शंस। और सेक्शन वाइज अगर आपसे पूछा जाएगा फंक्शन का, तो ये है आपका सेक्शन 12 के अंदर। सेक्शन 12 में हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शन ऑफ द कमीशन हम लोग पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करते हैं हम। फिर आपका आ जाता है बच्चों फंड के बारे में। ठीक है, क्या आ जाता है? फंड के बारे में। तो फंड के बारे में हम सेक्शन 16 के अंदर पढ़ते हैं। बजट के बारे में फंड के बाद ही बजट की बात करने लग जाते हैं। बजट ये है आपका सेक्शन 17 के अंदर। सेक्शन 17 के अंदर किसके बारे में है? बजट के बारे में। फिर आता है एनुअल रिपोर्ट, पूरे साल की जो रिपोर्ट बनाता है यूनिवर्सिटी, तो वो एनुअल रिपोर्ट आपको सेक्शन 18 में देखने को मिलेगी। ठीक है, सेक्शन 18 के अंदर देखने को मिलेगी। फिर इनका ऑडिट हो जाएगा। जब एनुअल रिपोर्ट ये भेजेंगे, किसको भेजेंगे? अकाउंट्स एंड ऑडिट को भेजेंगे। अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो अकाउंट्स एंड ऑडिट में बताओ, ये है सेक्शन नंबर 19। किसके अंदर बात की जाती है? सेक्शन नंबर 19 के लिए बात करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सारे के सारे हम नहीं कराएंगे आपको। राइट टू कन्फर डिग्री, राइट टू कन्फर डिग्री, ये राइट किसके अंदर है? ये राइट है आपका 22 के अंदर, सेक्शन 22 के अंदर। और 22(1) में ही बताया जाता है यूनिवर्सिटी के बारे में। किसके बारे में बनाया जाता है? बताया जाता है यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है। अब पावर टू डेलीगेट, तो पावर टू डेलीगेट का बताओ बच्चों। पावर टू डेलीगेट ये है आपका सेक्शन 27 के अंदर। सेक्शन 27 के अंदर हम ये पढ़ते हैं। तो टोटल सेक्शंस आपसे पूछे जाएं, टोटल सेक्शंस, तो टोटल सेक्शंस इस एक्ट के अंदर 28 सेक्शंस है, 28 सेक्शंस है। और 28 जो है वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को पार्लियामेंट के सामने रखना। 28 नंबर क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन को पार्लियामेंट के सामने रखना। ठीक है, ग्रांट को रोक देने वाला कौन सा है? तो ग्रांट प्रोहिबिशन लिख देते हैं, प्रोहिबिशन, ग्रांट को रोक देता है ये सेक्शन। कौन सा सेक्शन है? कि अगर उनको लगता है कोई यूनिवर्सिटी फिट नहीं है इस मामले में, तो ये 12B है जो रोकने की बात करता है। तो देखो बच्चों, यूजीसी रूल्स हमने आपको, यूजीसी जो रूल्स हैं हमने आपको बता दिए हैं। इसके अंदर 4 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर? 4 चैप्टर्स होते हैं। और एआईसीटी एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं? इसके अंदर 6 चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 6 चैप्टर इसके अंदर है, 4 चैप्टर इसके अंदर है। इसके अंदर टोटल सेक्शंस हमने आपको बताए। एआईसीटी के अंदर टोटल सेक्शंस कितने हैं? इसके अंदर सेक्शंस जो है वो टोटल 25 है। ठीक है, और लास्ट हमने जो बताया आपको यूजीसी के, इसके से अंडर कितने सेक्शंस आते हैं? इसके अंदर आपके सेक्शंस आते हैं 38। 38 थे बच्चों, 37 थे लास्ट हमने आपको अभी बताए हैं। 28, सॉरी, यहाँ पे 28 सेक्शंस हैं इसके अंदर, 28। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसकी बात कर लेते हैं एआईसीटी के अंदर। तो एआईसीटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो कुल मिला के जब भी आपसे काउंसिल पूछा जाएगा, तो काउंसिल के लिए आपने सेक्शन 3 याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है। इस्टेब्लिश, काउंसिल कैसे इस्टेब्लिश हुई, सेक्शन 3 के अंदर क्या क्या है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो सेक्शन 3 में पता लगेगा आपको। ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में हमें इनके टर्म्स का पता होता है। ठीक है, टर्म्स यानी टेन्योर, टेन्योर कितना है, कितने साल तक मेंबर की जॉब होती है, कितने साल तक इनके चेयरपर्सन है उनकी जॉब होती है। ठीक है, और जो आप देखोगे
10 के अंदर इनके फंक्शंस आपको पता लग जाते हैं, फंक्शंस ऑफ द काउंसिल, ठीक है, 10 के अंदर। 14 के अंदर इसकी रीजनल कमेटीज के बारे में आपको पता लगता है, रीजनल कमेटीज ऑफ काउंसिल। और काउंसिल का मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज AICTE। तो AICTE का एक्ट अगर आप देखते हो तो कब आया, 1987 के अंदर आया आपका। कब आया, 1987 के अंदर आया। तो 1987 के अंदर आया तो ये 52 नंबर का एक्ट था। ऐसे नहीं पूछा जाता, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देते हैं। एक्ट 52 ऑफ 1987 इज AICTE एक्ट, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता लगी। इसके अंदर ये कब से इनेक्टेड हुआ, इनेक्टेड, ये पहला सवाल है जो पूछा जाता है, इनेक्टेड कब से हुआ। तो आपको याद रखना है 23 दिसंबर 1987 को हुआ। कब हुआ, 23 दिसंबर 1987 को ये इनेक्ट हुआ। और 5 नवंबर 1956 को क्या इनेक्ट हुआ, क्या लागू हुआ, वो है बच्चों आपका UGC एक्ट, ठीक है। तो UGC एक्ट का अगर आपसे सवाल पूछा जाता है 5 नवंबर 1956 करना है आप लोगों ने, और अगर AICT का पूछा जाता है तो 23 दिसंबर 1987 करना है आपने, ठीक है, 1987, ठीक है। चलो AICT, वैसे अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो AICTE एक्ट पढ़ा रहे हैं। तो AICTE, तो AICTE एक्ट के अंदर जब आप फंड के बारे में पढ़ते हो तो फंड किस में मिलता है, फंड मिलता है आपका सेक्शन 16 के अंदर। फंड के बारे में किस में मिलता है, सेक्शन 16 के बारे में जो है पता लगता है आपको, ठीक है। बेसिकली AICTE के जो काम है वो क्या है, टेक्निकल एजुकेशन को लेके होता है। किसको लेके होता है, टेक्निकल एजुकेशन को लेके होता है। चल, हेडक्वार्टर की बात पूछी जाएगी आपसे कि हेडक्वार्टर कहाँ है AICTE का, तो आपका जवाब होगा न्यू दिल्ली, ठीक है। या तो न्यू दिल्ली लिखा होगा या दिल्ली लिखा होगा, जो आपको मिलेगा आप उस पर टिक कर देना, ठीक है। वैसे प्रोबेबली आपको दिल्ली लिखा मिलेगा, हेडक्वार्टर ऑफ AICTE तो दिल्ली हो जाएगा आपका। इसके अंदर देखो काउंसिल जो है, काउंसिल, काउंसिल में क्या क्या है, काउंसिल में एक चेयरमैन है, एक चेयरमैन है, एक है इसके वाइस चेयरमैन, एक आपका चेयरमैन हो गया और दूसरे हो जाएंगे वाइस चेयरमैन, ठीक है। एक होंगे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन होते हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये होंगे बच्चों आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उस टाइम पे तो एजुकेशन का नाम HRD हुआ करता था, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आज की डेट में इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। तो ये क्या होते हैं, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो क्या है, इनके पास केवल काउंसिल के ही सेक्रेटरी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी सेक्रेटरी है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स ऑफिशियो रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हैं एजुकेशनल एडवाइजर होंगे, एजुकेशनल एजुकेशनल एडवाइजर, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो रहेंगे यहाँ पे। और एक जो पर्सन है वो होते हैं आपके 4, नोट करेंगे हम इसको, 4 होंगे आपके रीजनल चेयरमैन, रीजनल चेयरमैन इनके कमेटीज के। क्योंकि कितनी कमेटीज हैं, 4 रीजनल कमेटीज हैं, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। अब इससे पहले मेंबर्स का आपको पता लग गया, अब है आपकी 4 रीजनल कमेटी।
तो 4 रीजनल कमेटीज की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं 4 रीजनल कमेटीज आपकी? नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट और वेस्ट। इस तरह से हम पढ़ते चलेंगे और आपको साथ के साथ रिवाइज करवाते चलेंगे। तो नॉर्थ जो रीजन है वो कानपुर में है आपका। साउथ का जो है आपने मद्रास याद रखना है, और आज मद्रास क्या है? चेन्नई है ना। उस टाइम पे तो मद्रास ही लिखा जाता था। ईस्ट में कौन सा है? बॉम्बे। और आज जो बॉम्बे है वो क्या है आपका? मुंबई है, मुंबई। और वेस्ट के अंदर आप देखोगे तो कलकत्ता है, जो आज की डेट में क्या है? कोलकाता है। आज की डेट में क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। तो 4 रीजनल जो चेयरमैन हैं वो इसके अंदर होंगे, आपने ये चीज याद रखनी है। और रीजनल कमेटी, रीजनल कमेटी ये किस सेक्शन के अंदर है? सेक्शन, अगर आपसे सेक्शन पूछा जाता है तो ये आ जाएंगे आपके सेक्शन 14 के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है बच्चों, चलो इसके अंदर एक सवाल आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल में, जब हम पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट चेयरमैन है, फर्स्ट चेयरमैन शैल बी, वो कौन होंगे? वो होंगे HRD मिनिस्टर। ठीक है, उस टाइम पे HRD बोलते थे, आज की डेट में एजुकेशन बोलेंगे हम, एजुकेशन मिनिस्टर। दोनों चीज एक ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आते हैं। तो फर्स्ट चेयरमैन वही होंगे इसके अंदर। ठीक है, अगर आपसे कोई फर्स्ट वाइस चेयरमैन का पूछता है, वाइस चेयरमैन, ठीक है, तो वो होंगे आपके ही एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, जिनके पास स्टेट का चार्ज होता है, ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब कंसर्न स्टेट नहीं, दो तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, एक स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट जो वाइस चेयरमैन है वो स्टेट मिनिस्टर होंगे इनके। ठीक है, और जब भी आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट मेंबर सेक्रेटरी, फर्स्ट मेंबर सेक्रेटरी काउंसिल के, ठीक है, काउंसिल, ये काउंसिल के हैं फर्स्ट मेंबर सेक्रेटरी, तो ये ऑलवेज होंगे आपके एडवाइजर। ठीक है, कौन होंगे? एडवाइजर होंगे, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये किस तरह के एडवाइजर होंगे? आपके एजुकेशनल एडवाइजर होंगे, एजुकेशनल, यहां पे नोट कर लेना इस बात को, एजुकेशनल एडवाइजर होंगे, और यही होंगे इनके जो है मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल। ठीक है, मीटिंग का जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, मीटिंग, मीटिंग, मीटिंग एटलीस्ट कितनी बार होनी चाहिए साल के अंदर? तो वंस इन अ ईयर, साल में एक बार होना कम से कम मिनिमम है। ठीक है, अगर चेयरमैन लीव पर होते हैं तो वाइस चेयरमैन मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराएंगे, और अगर वाइस चेयरमैन भी लीव पर होंगे तो जो भी मेंबर्स होंगे उनके अंदर से आपस में ही मेंबर किसी सीनियर मेंबर को इलेक्ट करेंगे और वो चेयरमैन का काम करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, चलो फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ द काउंसिल, ये कौन सी काउंसिल है? ये है AICTE, ये काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो इसके फंक्शंस किसके अंदर है? सेक्शन 10 के अंदर है। सेक्शन 10 आपने याद रख लेना है, जब भी आप एक्ट पढ़ोगे किसके अंदर आ जाएंगे? आपके सेक्शन 10 के अंदर आ जाएंगे ये। ठीक है बच्चों, चलो स्टडीज के बोर्ड बनाए हुए हैं, स्टडीज, स्टडीज बोर्ड, या आपने बोर्ड ऑफ स्टडीज कह सकते हो, बोर्ड ऑफ स्टडीज। मीटिंग का पता लग गया, बोर्ड्स इसका पता लग गया। अब देखो ये क्या है? स्टडी बोर्ड्स, ये 5 है टोटल, 5 टोटल। ठीक है, 5 में से कौन कौन से हैं ये आप इनको जब पढ़ोगे तो टेक्निकल एजुकेशन हम सबसे पहले याद रखेंगे, टेक्निकल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ स्टडीज में आते हैं टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है,
एक यूजी स्टडीज होगा, यूजी स्टडीज इन इंजीनियरिंग, जैसे बीटेक होते हैं। ऐसे ही पीजी होगा, फिर पीजी स्टडीज इन इंजीनियरिंग, करेंगे हम इंजीनियरिंग की बात। एक आपका एमजीएमटी होगा, मैनेजमेंट स्टडीज, और लास्ट होगा आपका वोकेशनल एजुकेशन। तो ये 5 तरह के आपको बोर्ड ऑफ स्टडीज हैं जो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, 5। इसके जो चैप्टर वाइज अगर हम देखेंगे तो चैप्टर 5 ऑफ AICTE एक्ट किसके बारे में बात करता है? फाइनेंस के बारे में बात करता है। फाइनेंस के बारे में बात करता है, अकाउंट्स के बारे में बात करता है, ऑडिट के बारे में बात करता है। कौन बात करता है? चैप्टर 5। अब इसके काम के जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, सेक्शन 16 आपको बताया था। 16 में क्या है? फंड, फंड के बारे में बात की जाती है। ऐसे ही सेक्शन 15 के अंदर आप देखोगे तो पेमेंट की बात की जाएगी, पेमेंट टू काउंसिल। ठीक है, ये कौन करता है पेमेंट? ये पार्लियामेंट में सैंक्शन होता है और पार्लियामेंट से ये AICTE को जाता है, पार्लियामेंट से AICTE को जाता है। ऐसे ही 17 में बजट के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है? बजट के बारे में बताया जाता है। और बजट है वो फाइनेंशियली होता है, ये आपको पता है। ठीक है, ऑडिट, ऑडिट बाय, ऑडिट कौन करता है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। कैग जिनको बोलते हैं वो करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन, ऑडिट, इनका ही काम होता है। ठीक है, तो ये जब भी ऑडिट का आपसे सेक्शन भी पूछा जाए तो बताओ किस सेक्शन में आता है ऑडिट? ऑडिट आएगा आपका सेक्शन 19 के अंदर। ठीक है, 19 के अंदर हम ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ आपके सवाल होंगे। बहुत सारा एक्ट है तो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस हैं, आप देखोगे AICTE की एक कंबाइंड वीडियो है, एक बार आप पढ़ोगे और आपको पूरा का पूरा एक्ट है जो समझ में आ जाता है आपके। ठीक है, तो वो भी आप रीड आउट कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आपके सामने हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल के व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों, और साथ के साथ आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपके पढ़ाई के बाद काम आएगा, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको चेक करने के काम आएगा। ठीक है, करें इस टॉपिक पे बात। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जो बात करेंगे वो आपको यही पूछता है कि AICTE को स्टैच्यूरी बॉडी माना जाता है, स्टैच्यूरी बॉडी। तो स्टैच्यूरी बॉडी का स्टेटस इसको कब मिला? किसको? AICTE को। तो बताइए AICTE को कब मिला? तो एग्जैक्टली जब एक्ट बना तब स्टैट्यूट का इनको आइडिया मिला। तो ये बच्चों 1987 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 1987 हो जाता है। तो एक्ट का नाम भी आपको पता लग गया, और एक्ट नंबर 52 है 1987 का आपका। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ AICTE, तो अभी आपको याद होगा हमने बताया है कौन है फर्स्ट चेयरमैन। वो होता है आपका मिनिस्टर ऑफ HRD, और HRD क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या डिपार्टमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट होता है मिनिस्टर, जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ AICTE होता है। ठीक है बच्चों,
चलो, टेन्योर बताइए आप मेंबर्स का कितना होता है, टेन्योर ऑफ मेंबर्स। लेकिन यहाँ पे हम मेंबर्स की बात करेंगे तो अदर देन एक्स ऑफिसियो, अदर देन एक्स ऑफिसियो मेंबर्स हैं ये, क्योंकि ऑफिसियो मेंबर्स का आपको पता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन आप टेन्योर ऑफ मेंबर्स की बात करेंगे तो 3 साल का इनका टेन्योर होता है। ठीक है, चलो, पहले ये 5 साल का हुआ करता था, लेकिन बाद में ये इसको जो है अमेंड करके 3 साल का कर दिया गया। इसलिए अब आपको पेपर के लिए ध्यान रखना है तो 3 का ही ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, AICTE, AICTE का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली आपको जब देखने को ना मिले तो आप दिल्ली पे टिक कर देना। ठीक है, नई दिल्ली और दिल्ली दोनों ठीक रहेगा इसके लिए। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपको पता है AICTE बनाया गया हायर एजुकेशन के लिए। तो हायर एजुकेशन से अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी राइट टू एजुकेशन था। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर बना। इसका क्या पर्पस था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को इंश्योर करना था। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो 2009, ये आपका कब से इनफोर्स हुआ, इनफोर्स इनफोर्स है, लागू हुआ एक तरह से। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2009 में नहीं, 2010 से लागू हुआ। ये आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। एक ऐसे ही आता है आपका NCTE एक्ट। NCTE एक्ट बना 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। तो सबसे पहला तो ये है, NCTE है क्या, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या है ये, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर एजुकेशन के लिए बनाया गया इसको। और कब बनाया गया, 1993 के अंदर बनाया गया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं हायर एजुकेशन पे जो हम करते रहेंगे और आपसे बात करेंगे। अब ये UGC एक्ट है, तो UGC एक्ट भी हायर एजुकेशन के लिए ही बनाया गया है। कब आया था ये, 1956 के अंदर। इसके भाई क्या काम है, इसका कुल मिला के कोऑर्डिनेशन का काम है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है यूनिवर्सिटी एजुकेशन का इंडिया के अंदर। बाकी यूजीसी क्या करता है, रिकॉग्निशंस प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज को, उनको फंड भी डिस्पर्स करता है। 3 मेजर काम है, अगर आपसे पूछे जाते हैं तो 3 इसके अंदर आने वाले मेजर काम है। ठीक है, चलो, अगले क्वेश्चन में हम आपसे यही पूछेंगे कि फर्स्ट चेयरमैन कौन है, फर्स्ट था फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC, बताइए। तो फर्स्ट चेयरमैन, उनके नाम पे पुरस्कार भी दिए जाते हैं, आपको पता होगा। उनको बोलेंगे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। भटनागर अवार्ड दिया जाता है ना, तो ये वही भटनागर जी हैं जो फर्स्ट चेयरमैन थे UGC के। ठीक है, एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च के फील्ड में काम किया। फर्स्ट चेयरमैन ये बने, और फर्स्ट चेयरमैन कब बने, अगर आपसे ये भी आपने नॉलेज के लिए याद रखना है, तो 1953 के अंदर बने। ठीक है, एक्ट बाद में आया। तो भटनागर जी हैं, उनको एक तरह से जो CSIR है, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च का इंस्टीट्यूट, उसके बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किनका, भटनागर जी का। ठीक है, चलो, अगले सवाल में हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए यूजीसी ने क्या है, यूजीसी ने 6 सेंटर्स ओपन किए थे, 6 सेंटर्स। अब ये 6 सेंटर्स कहाँ पे ओपन किए थे इन्होंने, ये पहले तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, बट आप फिर भी एक बार पढ़ेंगे। तो एक तो पुणे में किया था, एक इन्होंने कोलकाता में किया था, एक उन्होंने भोपाल में किया था, BHOPAL भोपाल, ये थोड़ा लग रहा है, समझ आ जाएगा। चलो, पुणे हो गया, कलकत्ता हो गया, भोपाल हो गया। एक आ जाएगा आपका बेंगलोर, जिसको बेंगलुरु बोलेंगे,
और गुवाहाटी, GUWAHATI। एक आपका होगा बच्चों हैदराबाद। तो एक तरह से सेंटर्स हैं जो यूजीसी ने चलाए ताकि हायर एजुकेशन को क्या किया जा सके, रीजन वाइज उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तो ये कब किए, क्वेश्चन ये आता है ये कब किए। तो कब किए, 1994-95 के टाइम पे किए। 1994-95 में किया इसको। ठीक है, 6 रीजनल सेंटर्स को। गोल क्या था, गोल ये था कि पहले तो सेंट्रलाइज था एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसका काम हो गया कि डिसेंट्रलाइज करना है। मतलब अगर कोई साउथ की बात करे तो आपको इधर पुणे वाली साइड हेल्प मिले, बेंगलोर वाली साइड हेल्प मिले, है ना, हैदराबाद वाली साइड हेल्प मिले। इधर की बात करेंगे तो कोलकाता साइड हो जाएगा, नॉर्थ की बात करेंगे तो भोपाल साइड मिलेगा आपको, गुवाहाटी में मिलेगा। तो डिसेंट्रलाइज करने का काम था ये। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें से क्वालिटी फ्रेमवर्क नहीं है। क्वालिटी फ्रेमवर्क, तो क्वालिटी फ्रेमवर्क है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे जो है वो नाक है, एक आपका NIRF है, एक आपका NBA है। ये क्वालिटी फ्रेमवर्क है। और बाकी जो ऑप्शन मिलेगा वो क्वालिटी फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा। ठीक है। तो नाक क्या हो जाएगा आपका, ये होगा नेशनल नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। यही तो ग्रेडिंग देता है कौन सी यूनिवर्सिटी ए है, कौन सी ग्रेड A+ है, कौन सी A++ है। NIRF आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए होता है, नेशनल रैंकिंग के लिए। इंस्टीट्यूशनल की भाई मेडिकल साइंस में बेटर सबसे रैंक 1 कौन है, इंजीनियरिंग में रैंक 1 कौन है, साइंस में रैंक 1 कौन है। तो ये इनका काम है फ्रेमवर्क का। तो ये हुई ना क्वालिटी फ्रेमवर्क ही, तो ये भी फ्रेमवर्क हुआ। NBA क्या है, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। ठीक है। इसको किसने बनाया, ये हमारा पढ़ाने का तरीका था। तो इसको बनाया टैब लिस्ट बाय, इसको बच्चों एस्टेब्लिश किया AICTE ने, NBA को। ठीक है। ताकि वो क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन एंश्योर कर सके, एवेल्युएट कर सके, चेक कर सके, स्टैंडर्ड्स को डिफाइंड कर सके। NBA बना दिया गया इसके लिए। ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा जरूरी आपके लिए पढ़ना। चलो, ठीक है बच्चों, इतना आपको हेल्प मिली होगी जरूर इससे। यूजीसी के अगर खुद के इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, इस्टेब्लिशमेंट, तो एक्ट तो 1956 में आया, लेकिन खुद का इस्टेब्लिशमेंट है वो 1953 के अंदर माना जाता है। ठीक है। और ये स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी कैसे है, क्योंकि इनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया था, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से कब बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था। ठीक है। इसीलिए इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के नाम से हम याद रखें। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी बातें हमने आपके साथ में की है। और यूजीसी के जो पहले चेयरमैन हमने आपको बताए, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, उनको भी आपको पता है 1953 में ही वो बने। ठीक है। और 1956 में ये एक्ट बना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो यूजीसी के रूल में और एआईसीटी के रूल में हमने पढ़े। रूल का हो, सेक्शन का हो, बात एक ही है। ठीक है। बट याद रखना है हमने इसमें सेक्शंस की बात की जाती, तो कंफ्यूज मत होना इस टॉपिक को लेके। और आप क्लासेस हमारी रिवाइज कर सकते हैं पहले भी, इसके बाद इस इंस्टेंट रिवीजन क्लास को आप देख सकते हैं। तो मोर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में काम आएंगी। कोर्स को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।